हेलो गाइस, आज जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो इस पढ़ते हैं इसके बारे में, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो धरती है हमारी, लैंड, तो लैंड का जो मिडिल हिस्सा इसका है, मतलब पहले, आज से बहुत साल पहले की बात है, 20 करोड़ साल पहले की बात है यहाँ पे। तो ये क्या था, 20 करोड़ साल पहले की बात है। तो बीच वाला ऐसा लैंड था, इसको बोलते थे पैंजिया, और ये जो वाटर था इसको हम बोलते थे पैंथालासा। इसको हम बोलते हैं पैंथालासा। ये मतलब ऑल वाटर है, ठीक है। अभी देखो कि ये लिखा यहाँ पे है कि 29% जो है सरफेस ऑफ द अर्थ जो है ये कॉन्टिनेंट्स थे, और बाकी जो रिमाइंडर थे, बाकी जो मतलब 71% वो ओशियनिक वाटर था, ठीक है। जो पोजीशन कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की आज है, ना पहले कभी पास्ट में ऐसी थी, ना फ्यूचर में कभी ऐसी रहेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये माना जा रहा है, माना जाता था पहले भी, मतलब 1912 में ये चीज़ बताई गई थी कि अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक इंसान था, मतलब मीटरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स, ये वाला जो पैंजिया है, इसके ये मोटी सी एक परत टाइप की है, और जहाँ जहाँ पर वीक थी ये, वहाँ से क्या हुआ, नीचे से मैग्मा निकल करके इसको ब्रेक कर दिया। तो सबसे पहले दो पार्ट में ये टूटी। तो ऊपर वाले को बोल दिया गया, ऊपर वाली प्लेट को बोल दिया गया लौरेसिया, और नीचे वाले को बोल दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये बोल दिया गया गोंडवाना लैंड। अभी हुआ क्या कि लौरेसिया को हम लोग अंगारा लैंड भी बोलते हैं, अंगारा लैंड भी बोलते हैं। अच्छा, बाद में फिर ये वाली, फिर इसमें कुछ वीकनेस आई प्लेट में, फिर और टूट गई दो पार्ट में, ऐसे ही टूटता गया। तो आज जो पूरा हमारा धरती है, आज जो हमारी जो लैंड आप देखते हो, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये जो देखते हो, ये आज ये जो इस पैंजिया का ही हिस्सा है। मतलब एक समय पर, ये आज से 20 करोड़ साल पहले की बात है, ये सब एक में मिला हुआ था 20 करोड़ साल पहले। और जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि हमारी धरती जो है, हमारा यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पुराना है, यूनिवर्स। और जो हमारी जो सोलर सिस्टम है वो 5.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ है 4.6 बिलियन ईयर पुरानी है, 6 बिलियन ईयर्स अर्थ। और सोचो कि उसमें भी मतलब कि 4.6 बिलियन ईयर्स का मतलब हुआ जाके 460 करोड़ साल पुरानी हमारी अर्थ है, और उसमें भी लगभग 440 करोड़ साल तक ये पैंजिया बना रहा। 440 करोड़ बाद, मतलब आज से 20 करोड़ साल पहले ही सिर्फ ये टूटना शुरू हुआ, और टूटने में आज इतनी प्लेट्स जो बनी, पहले कम प्लेट बनी है, धीरे धीरे आज भी टूट रहा है। आज भी मतलब ये जो आप अफ्रीका का जो ये हिस्सा देखोगे, वो आज भी टूट रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ से जो इथियोपिया वाला जो पार्ट है, वो आज भी देखोगे टूट रहा है। और ये एक दिन ये वाला जो अफ्रीका का जो पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं अफ्रीका का मैप बनाऊँ ऐसे, तो ये इंडिया अपना है, और अफ्रीका यहाँ से टूट रहा है, ये वाला हिस्सा टूट रहा है। आज से कुछ साल बाद, मतलब 2090 के आसपास, ये वाला हिस्सा टूट के पूरा टूट चुका होगा। और फिर लगभग आज से 400-500 साल बाद, मतलब 400-500 साल बाद आप कहो कि ये वाला अपने वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा। तो आज जो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट में आप समुद्र देखते हो, मुंबई, ये मुंबई होगा यही, यह मुंबई ऊपर उठ चुका होगा। और मुंबई जिस तरीके से आज लद्दाख हमारा है, जिस तरीके से माउंट एवरेस्ट है, हो सकता है कि मुंबई भी एक टाइम पर
हमारा पहाड़ के ऊपर हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यही बात है, ये अफ्रीका है, ये सऊदी अरबिया है, ये ईरान है, ऐसा ये पाकिस्तान यहाँ पे है और इंडिया है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। ये मैंने आपको मैप बता दिया थोड़ा सा, ताकि आप लोग जान पाओ इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टेक्स्ट से समझाना मेरा मतलब है, मकसद था, तो इसीलिए। तो यहाँ पर न पास्ट में एज वी विल सी देम, ना ही पास्ट में ऐसा था, ना ही फ्यूचर में ऐसा होगा। तो अब जानते हैं क्या हुआ आखिर। तो अगर आगे पढ़ोगे इसमें, तो अब्राहम ओर्टियालिस नाम के एक व्यक्ति थे, डच मैप मेकर थे। इन्होंने एक मैप बनाया था 1596 में। तो इन्होंने कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, 2 अमेरिकाज, यूरोप, अफ्रीका। बाद में एंटोनियो पेलिग्रिनी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने भी ये बात कही कि हाँ सारे कॉन्टिनेंट जो जुड़े हुए हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये बात कही कि जो पेंजिया जो है, जो प्लेट टूट चुकी है लॉरेशिया और अंगारा लैंड में, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, लॉरेशिया को हम लोग अंगारा लैंड भी बोलते हैं, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये टूटी। तो ये सिर्फ कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है, मतलब पानी है, पानी मूव नहीं कर रहा, पानी तो वैसे है, पानी जैसे जैसे था वैसे ही अभी भी है। तो 1912 में ये उन्होंने कहा था कि पेंजिया का मतलब है कि ऑल अर्थ, और पैंथलासा का मतलब है, और आज से 200 करोड़ साल पहले ये टूटना शुरू हुआ। और आज जो देखते हो आप कि ये सारे कॉन्टिनेंट जो है, ये जो आज देखते हैं आपको कॉन्टिनेंट, ये सारे इसीलिए है क्योंकि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। जो हमारा जो धरती का जो अभी जो स्ट्रक्चर है आज के टाइम पे, ये मूव कर रहा है। ये जो लैंड वाला स्ट्रक्चर है, पानी वहीं का वही है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने सपोर्ट में क्या क्या एविडेंस दिए। एविडेंस का मतलब होता है कि साक्ष्य, कि क्या क्या एविडेंस दिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो पहला है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, की जो साउथ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका ये है यूएसए, अगर मैप बनाऊं मैं, और यहां पर ये है अफ्रीका। ठीक है, तो अगर आप इस वाले को यहां फिट करोगे, इस वाले को यहां फिट करोगे, तो हाँ ये वाला ये फिट हो रहा है इससे, ये वाला इससे फिट हो रहा है। ऐसे अगर आप सभी को, और यहाँ पर ये जो स्पेन वाला हिस्सा है यहाँ पे यूरोप का, ये यहाँ फिट हो जाएगा। तो ऐसे पूरा फिट हो रहा है, ये बताने का प्रयास किया गया वेगनर के द्वारा। ठीक है, ये चीजें बताने का प्रयास किया गया वेगनर के द्वारा कि ये कॉन्टिनेंट्स आपस में फिट हो रहे हैं अगर आप फिट करोगे इनको। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि वेगनर के यहाँ कुछ मेहमान आए थे, तो अब उनके घर वाले, जैसे कि होता है क्या आम हम लोगों के घर में क्या होता है कि मेहमान आ रहे हैं, क्या सब ये तुमने मैप वैप सब बना रखा है, इसको हटा दो। तो उनके यहाँ बच्चा था एक, तो वो टेबल पे ये सब मैप रखा हुआ था ये सारे। तो उस बच्चे ने क्या किया, जल्दबाजी चक्कर में उसको समेट दिया। जब समेट दिया तो देखा कि ये उस बच्चे ने गलती से इन सभी मैप को समेट दिया। तो ये जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, ये जुड़ गए आपस में। तो भैया वेगनर गुस्सा होगा कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, इतनी मेहनत से मैंने बनाया था। बट जब बाद में जब वेगनर ने रियलाइज किया कि अरे ये तो फिट हो रहा है इसमें, तो लोग बताते हैं कि वहीं से ये आइडिया आया कि उनके एक बच्चे ने, उनके शायद उनका बच्चा था या उनके घर में था कोई, तो उसकी वजह से ये कर पाए, गलती से ही इसका उसने ऐसा किया। बट इतनी बड़ी थ्योरी प्रूफ हो गई। फिर बुलार्ड ने इसको 1964 में इसको कंप्यूटर के माध्यम से भी प्रूफ करके दिखाया और कहा कि ये चीज़ नहीं मिल रही है, बट अगर आप 1000 किलोमीटर 1000 फैथम लाइन अगर जाओगे आप यहाँ तक, यहाँ से, और अफ्रीका वाला भी फैथम लाइन, तो यहाँ से अगर आप जोड़ोगे इसको तो मिल जाएगा। मतलब डायरेक्ट ये कोस्ट लाइन नहीं मिल रही है, डायरेक्ट ये कोस्ट लाइन नहीं मिल रही है। बट अगर आप अफ्रीका का ये वाला हिस्सा देखोगे, यहाँ पे एक लाइन फैथम लाइन यहाँ से, ठीक है, अगर ये फैथम लाइन जोड़ोगे आप, अगर एक लाइन, तो ये मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे तो मिल रहे हैं। तो बाद में उन्होंने और कहा, दूसरी बात थी कि रॉक्स ऑफ सेम एजेस ओशंस की रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई है, और ये पाया गया है कि रॉक फॉर्मेशन सेम है, कि 200 करोड़ साल पहले ब्राज़ील की कोस्ट पे जो रॉक है
और आज जो अफ्रीका में है ये 200 करोड़ साल पहले जुड़े हुए थे। ये रॉक फॉर्मेशंस पता लगा। कैसे पता लगा? 200 मिलियन ईयर्स, 2000 मिलियन ईयर्स एगो का मतलब दोस्तों है कि 200 करोड़ साल। ठीक है, तो जो कोस्ट है ब्राज़ील की कोस्ट पे और अफ्रीका की कोस्ट पे, अफ्रीका जो वेस्टर्न अफ्रीका है उसकी कोस्ट पे हमको सेम चीज़ें मिली। और जुरासिक ये पता लगा कि 200 करोड़ साल पहले ये आपस में मिले हुए थे। और उस समय हमारे यहाँ कौन सा चल रहा था पीरियड, एज कौन सी थी यहाँ पे? जुरासिक एज, जुरासिक एज चल रही थी। ठीक है। टिलाइट क्या है? टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है जो गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स जो फ्रॉम इंडिया से आपको गोंड ट्राइब जो है उसी से कहीं ना कहीं लिया गया है ये। और 6 डिफरेंट ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये 6 कॉन्टिनेंट्स में देखी जाती है। जैसे अगर आप इंडिया में देखो, अगर आप अफ्रीका में फाक आइलैंड में, मडागास्कर में और अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में, ऐसा कि कुछ कंट्रीज़ में और कुछ आइलैंड में देखा जाता है। तो इनका रिजेम्बलेंस जो आपस में जिनका जो है रिजेम्बलेंस जो है एक ही तरीके की दिखती है ये, तो ये पॉसिबल नहीं था अगर ये लोग एक में जुड़े ना होते। तो इसका मतलब है कि एक टाइम पर कहीं ना कहीं पास्ट में ये लोग जुड़े होंगे आपस में। प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर का मतलब होता है गोल्ड। तो गोल्ड डिपॉजिट जो है, अब देखो कि ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, और ये है अफ्रीका। तो यहाँ पर जो आप कह लो कि ये गोल्ड है, डिपॉजिट है घाना में, और यहाँ पर ब्राज़ील का जो प्लेटो है यहाँ पर गोल्ड खूब सारा पाया जाता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर ये लोग आपस में जुड़े नहीं थे तो ये कहाँ से आ गया, बिकॉज यहाँ पर तो गोल्ड नहीं पाया जाता है। और इसके बहुत सारे रॉक फॉर्मेशंस भी लगभग सेम दिखते हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ, और ये कार्बन डेटिंग भी की गई कि हाँ एक टाइम पर ही जुड़े हुए थे। ठीक है, ब्राज़ीलियन प्लेटो से कि एक बार ही जुड़े हुए थे इस तरीके से। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल्स हैं वो एक टाइम पर सेम थे, क्योंकि एक लेम्योर नाम का एक जानवर होता है वो इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका में पाया गया है। तो जब एक ही क्योंकि इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, इंडियन ओशन है, तो उसमें तो वो जा नहीं सकता। इसीलिए इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका जब जुड़े होंगे तभी हमको ये एक पास से घूमते होंगे, है ना, एक तरीके से। मेसोसोरस एक है जो रेप्टाइल है, ठीक है, वो शैलो वाटर में ही चल सकता है। बट चूंकि इंडियन ओशन इतना गहरा है तो वहाँ जा नहीं सकता, इसीलिए एक टाइम पर ये लोग जुड़े हुए होंगे, बिकॉज ये साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है और ब्राज़ील में भी पाया जाता है। तो आखिर अटलांटिक ओशन जो इतना गहरा ओशन है, सबसे गहरा तो पैसिफिक है, अगर ये इतना गहरा ओशन है तो इसका मतलब है कभी न कभी ये लोग आपस में जुड़े हुए थे, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो है 4800 किलोमीटर दूर है। इन दोनों के बीच में 4800 किलोमीटर दूर है लोकेलिटी, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच में डिस्टेंस इतनी है। ठीक है, और फोर्सेस कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल थी वेगनर के द्वारा? ये वेगनर के द्वारा प्रपोज्ड इतनी चीज़ें हैं: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, प्लेसर डिपॉजिट्स, टिलाइट्स, और रॉक ऑफ सेम एजेस अक्रॉस ओशंस, और मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो 2 और 3, 5 उन्होंने एविडेंस दिए। उन्होंने कहा कि फोर्सेस कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक है पोल फ्लीइंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स वो है जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ से डिसाइड होता है, और टाइडल फोर्स जो मून और सन लगाते हैं धरती पर। तो उनका ऐसा मानना था कि टाइडल फोर्स का मतलब ये है कि टाइडल फोर्स चूंकि इतने करोड़ों सालों से लग रहा है, तो 440 करोड़ साल से जो लग रहा है फोर्स, उसका इम्पैक्ट देखा गया धीरे धीरे। तो ये हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं फिसल गए उधर, इसीलिए शायद ये अटलांटिक ओशन जन्मा है। और ये कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो जुड़े हुए थे एक बार में, ये सब टूट के वेस्ट में भागने लगे, क्योंकि ये टाइडल फोर्स जिम्मेदार है और पोल फ्लीइंग फोर्स जिम्मेदार है कि धरती के रोटेशन से ये प्लेट टूट गई। उनका ऐसा मानना था।
बट साइंटिफिक कम्युनिटी ये नहीं मानती, बिकॉज उनका मानना है कि कॉन्टिनेंट इतना बड़ा कैसे टूट सकता है, फिर तो इंसान तो कुछ नहीं है। अगर धरती के रोटेशन से होने लगे तो फिर आज इंसान अपने अपने ज़मीन पे क्यों है, फिर तो वो तो गिर जाए, वो तो समुद्र, वो तो उड़ जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी तो कोई औकात ही नहीं है उसके सामने। और टाइडल फोर्स मतलब कि सूरज और चंद्रमा का, मून का बहुत टाइडल फोर्स हमारे पास होता है। मून जो लगाता है टाइडल फोर्स धरती पे वो ज़्यादा होता है, तो अगर ऐसा होता तो भैया हम पर, इंसानों पर ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होता है ना। बट ऐसा नहीं देखा गया, इसीलिए आज के टाइम पर ये थ्योरी इनएडिक्वेट मानी जाती है। अब बट वैगनर ने बता दिया, बट फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पर आपको पता है कि बहुत सारी नेवी और युद्ध बहुत सारा हो रहा था, जर्मनी, अमेरिका, इन सब के बीच में, सब में। तो आर्थर होम्स ने कन्वेक्शन करंट की थ्योरी दी, कहा कि हाँ 1930 में ये कहा कि अटलांटिक ओशन के पास में उनको जो है ऐसा कुछ लगा कि वाटर बॉम्ब है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में जो है वो एक रिज है, पहाड़ सा, माउंटेन सा है यहाँ पे, बहुत गहराई में। इससे क्या हो रहा है कि न्यू रॉक फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे कि आप, अगर मैं ऐसे अगर आपको दिखाऊं कि मान लो ये अमेरिका है, ये अगर अफ्रीका है, ये अगर अफ्रीका है, और ये यूरोप है, और ये अगर मान लो यहाँ पे रिज है यहाँ पे, तो ये रिज जो है, इसमें से ये प्लेट इतनी पतली है, तो इसमें से जो है लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, फिर लावा बन रहा है, जो धरती पे आ जाता है उसे लावा बोलते हैं। मैग्मा धरती के अंदर होता है, लावा धरती के ऊपर होता है, तो ये लगातार निकल रहा है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ से नया लावा निकल रहा है, और धीरे धीरे ये वाला इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, तो प्लेट खिसक रही है। तो उन्होंने कहा हाँ, कन्वेक्शन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि धरती के मेंटल में, एस्थनोस्फेयर में जो है कन्वेक्शन करंट, जो लावा है उसमें इतना फोर्स है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है डिके हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं निकलेगा, बिकॉज डेंसिटी डिफरेंशिएशन अभी भी कंटिन्यू है। आपको मैंने पढ़ाया था कि डेंसिटी डिफरेंशिएशन के चक्कर में ही जो कोर में आयरन और निकल क्यों है, क्योंकि उसमें डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन के चक्कर में जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके जो एलिमेंट, उसमें डेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन जब वो डिके होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है। जब डेंसिटी कम, तो उसको ऊपर आना पड़ेगा। तो ऊपर आने के लिए वो प्लेट को ढूंढेगा कि हाँ कहीं कहीं में कमज़ोर हिस्सा मिल जाए। तो ऐसे ऐसे जब वो निकलेगा, तो अब थोड़ा तो निकल जाएगा, बट फिर वो इधर मुड़ेगा, ऐसे इधर मुड़ेगा। तो ये है कि ये पूरा साइकिल बनाएगा, ऐसे साइकिल बनाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जाएगा ऊपर। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कि करंट जो है, करंट ये कोई ऐसा नहीं कि बिजली वाला करंट है, ये करंट का मतलब यही है कि मैग्मा जो लावा अंदर है वो बना रहा है करंट, ठीक है, इस तरीके से। These currents are generated due to the radioactive elements causing thermal differences in the mantle portion, asthenosphere में। होम्स जो ये जो थे यहाँ पे इंसान, आर्थर होम्स argued that there exists such a current in the entire mantle, कि पूरे मेंटल में, हालांकि पूरे मेंटल में नहीं है, कुछ ही पार्ट में है। This was an attempt to provide explanation to issue of force। इसके बेसिस पर कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी जो वेगनर की, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कहा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही नहीं है पूरी तरीके से, कुछ पार्ट सही उसका है, और कहा कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी गई है। तो हाँ, एक ये थ्योरी आई, कुछ पार्ट इसका। दूसरा आया मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। बाद में ओशन फ्लोर की मैपिंग की गई, देखा गया कि जो ये बता रहे थे आर्थर होम्स, ये ऐसे कि अगर ये अटलांटिक ओशन है तो बीच में जो ये रिज निकल रही है, रिज तो इधर से इधर से, इधर से इधर से। तो उन्होंने कहा कि अब ओशन की जो मैपिंग की गई, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से हमने रेज भेजी वहाँ पे इस तरीके से, तो देखा गया कि पहले माना था कि ये जो है ये बाउल टाइप का है, कि अंदर बिल्कुल सब प्लेन है, बट बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, बाउल नहीं है, ये एक तरीके का, ऐसे अगर मैं इसका, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेटो है, इस तरीके का। अगर मैं ओशन फ्लोर ले लूँ, ठीक है,
तो कहीं पर माउंटेन, कहीं पर ओशन फ्लोर, कहीं पर कुछ और है, कहीं पर लावा निकल रहा है। तो इस तरीके से उबड़ खाबड़ जमीन नीचे इसके है। तो बाद में ओशन फ्लोर की बात की गई यहाँ पे, एक्सपेक्टेशंस टू मैप ओशन फ्लोर इन पोस्ट वॉर, डिटेल पिक्चर दी गई ओशन फ्लोर की, और कहा गया कि एक माउंटेन रेंज है और डीप ट्रेंचेस हैं, मतलब कि बहुत गहरी गहरी ट्रेंचेस, खाइयाँ भी हैं। कि अगर ओशन फ्लोर ऐसा मान लो है, अगर हम माने समुद्र के नीचे का जो ओशन फ्लोर है, तो कहीं पर तो माउंटेन छोटे से हैं, कहीं पर तो प्लेटोज भी हैं, कहीं पर तो बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं, कहीं पर तो बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं। अगर आप हवाई आइलैंड देखो, जो कि यूएसए का है हवाई आइलैंड, पैसिफिक ओशन में, ठीक है, जहाँ से तुलसी गबाड़ सांसद है, यूएसए में सांसद है, तो वो हवाई आइलैंड जो आप देखते हो आप, ये ओशन के से एक तरीके से पहाड़ ही है। आप ऐसा मान लो कि अगर पूरी दुनिया में अगर पूरी धरती पर अगर 8 किलोमीटर तक अगर पानी भर जाए तो क्या होगा, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो छोटी सी टापू दिखेगा आपको, और लोग समझेंगे कि ये आइलैंड है ना, लोग समझेंगे कि ये आइलैंड है, बट ऐसा नहीं, वो तो पहाड़ है ना। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ऐसा कुछ है। मिड अटलांटिक रीजन्स वर फाउंड टू बी द मोस्ट एक्टिव टाउन्स इन द वर्ल्ड का, और ये जो सबसे बड़ी, अगर मैं आपसे पूछूं माउंटेन चेन कौन सी है, तो कुछ लोग हो सकता है बोलें कि जो हिमालय की माउंटेन चेन है वो सबसे बड़ी है, यूरोप से लेकर के वो इंडोनेशिया तक फैली है ना, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि जो यूएसए में जो रॉकीज़ हैं वो सबसे बड़ी हैं, साउथ अमेरिका में जो एंडीज़ है वो बहुत बड़ी है, बट ऐसे नहीं है। सबसे बड़ी माउंटेन चेन अगर है तो वो समुद्र के नीचे पाई जाती है, इसको बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज, इसको बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज बोलते हैं। ये 70,000 किलोमीटर लंबी एक 70,000 किलोमीटर लंबी एक श्रृंखला है, एक रेंज है माउंटेन की, और जो नई होती जाती है हर टाइम पर, हर मिनट में, हर सेकंड में, उसमें कुछ ना कुछ वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। प्लेट से चूंकि मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा क्यों निकल रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है नीचे। रेडियो एक्टिव डिके से क्या होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट थे उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, जब वो ऊपर आए, जैसे डिके हुआ तो गर्म हुआ। जैसे आप घी लो, घी जब गाढ़ा होता है उसको गर्म करोगे तो पानी टाइप का हो जाएगा वो, तो ऐसे समझो कि रेडियो एक्टिव डिके जो है वो एलिमेंट थे, जब आपस में डिके हुआ, मतलब कि आपस में जब गर्म हुए ये लोग आपस में, तो ये ऊपर तरफ भागेंगे, किसके फॉर्म में, लावा के फॉर्म में, है ना। ये तो गर्म होंगे, आसपास के रॉक को भी गला देंगे, तो वो सब मैग्मा बन करके ये ऊपर निकलेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कुछ, अगर आप तुम्हें समझना चाहो तो। द डेटिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशियनिक क्रस्ट, तो ये बताया गया कि जो डेटिंग है इसकी, मिड ओशियनिक रिज जो है यहाँ मिड ओशियनिक रिज के इधर जाओगे, जितना इसके इधर जाओगे, मान लो 2 किलोमीटर इधर गए आप और 2 किलोमीटर इधर गए आप, तो रॉक की जो एज है वो सेम निकलेगी। अगर 5 किलोमीटर आप इधर गए, 5 किलोमीटर आप इधर गए, तो उनकी जो डेटिंग है वो सेम निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो है ओशन फ्लो जो है, ओशन भी मूव कर रहा है, प्लेट नहीं मूव कर रही है, सिर्फ कॉन्टिनेंट नहीं मूव कर रहे हैं, ओशन फ्लोर भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो और रॉक जो है, जो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे इंडिया में रह रहे हैं हम लोग हैं, तो ये तो इंडिया तो बहुत सालों से है, हजारों सालों से है, बट ये जो हमारी जो धरती पर जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, क्रस्ट आपको बढ़ाया था, क्रस्ट 2 प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। क्रस्ट का मतलब है कि जो धरती वाला जो हिस्सा जो हम लोग जिस पर रह रहे हैं, तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ये तो 380 करोड़ साल पुराना है, आज भी है, बट ओशन फ्लोर जो है ये केवल 20 करोड़ साल पुराना है, और ये रिन्यू होता है, धीरे धीरे रिन्यू हो रहा है आज भी कुछ ना कुछ फॉर्म में। ऐसा नहीं कितनी जल्दी हो रहा, ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत धीमे हो रहा है, बट अगर आप धरती की अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखो तो बहुत जल्दी ये जो है प्लेट्स मूव कर रही हैं, ठीक है। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, अब ये क्या है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, कि इन्होंने कहा कि ये जो ओशन को हम डिवाइड करते हैं कि एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एवरेज डेप्थ है, ओशन फ्लोर है, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग हैं। एक पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि हम पढ़ रहे हैं इस समय, फिर है क्लाइमेटोलॉजी, और फिर है ओशियोनोग्राफी। तो ये जो ओशन के नीचे का रिलीफ फीचर है ये हम ओशियोनोग्राफी में पढ़ेंगे, जो कि 10% सिलेबस है
ये वाले ये जो है बाकी 90% आपके सिलेबस को डिफाइन करते हैं कि ये सबसे बड़े यही हैं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप धरती पे देखते हो, मतलब जो हमारे कॉन्टिनेंट पे देखते हो कि बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे प्लेटूज हैं, महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू और हिमालय पहाड़, उसी तरीके से पहाड़ समुद्र के अंदर भी हैं, और समुद्र के अंदर पहाड़ ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा ऊंचे से हैं, है ना। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स ये क्या है, ये हम तब पढ़ेंगे जब वो पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल, जब हम ओशियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। एबिसल प्लेन्स, जिस तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्लेन्स हैं, उस तरीके से ओशन में भी प्लेन्स हैं, तो उनको बोलते हैं एबिसल प्लेन्स। मिड ओशियनिक रिज, ये क्या है, जिस तरीके से हिमालय माउंटेन, एंडीज माउंटेन्स जो साउथ अमेरिका में है, रॉकीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए में है, कनाडा में है, मेक्सिको में है, उसी तरीके से समुद्र के अंदर जो माउंटेन रेंज है उसे बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज, जो कि अटलांटिक ओशन से लेकर के इंडियन ओशन से लेकर के पैसिफिक ओशन तक फैली हुई है। 70,000 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स और वोल्केनो, इसीलिए आप देखते हो कि इंडोनेशिया में बहुत सारे वोल्केनो आते हैं। इवन जो भारत का जो अंडमान निकोबार है, इसमें भी इसीलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर आप कह लो कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीस्मिक, अब इसमें बताया गया कि जो अल्पाइन हिमालयन सिस्टम है, जो कि यूरोप से हिमालय तक है, फिर पैसिफिक ओशन में भी एक रेंज है। ऐसा ही नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखोगे तो रॉकीज और एंडीज आपस में मिले हुए हैं, और ये सब एक तरीके से वो मैप बनाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसके बाद में आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आया था, ठीक है। उसके बाद में आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कि इन सबको देखने के बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब ये है, ये देखिए आप, ये जो रेंज बता रहा था मैं, मिड ओशियानिक रेंज है, ये अटलांटिक ओशन ये वाला है पूरा, और ये जो है मिड ओशियानिक रेंज है, ये फिर इधर गई, यहाँ से ये देखो पूरा ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक, तो 70,000 किलोमीटर दूरी तक ये फैली हुई है, ठीक है। इसलिए बहुत अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पे, ठीक। इनमें बहुत सारे अर्थक्वेक भी आते हैं। ये तो पहली चेन माउंटेन की हो गई। दूसरी चेन ये है, देखो नॉर्थ अमेरिका, दूसरी है ये नॉर्थ अमेरिका वाली, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ और साउथ अमेरिका वाली। फिर तीसरी ये है, ऐसे इस तरीके से आप पैसिफिक रिंग आप पाए देख सकते हो। और ये कहाँ तक गई है, ये यूरोप तक गई है, ये वाली, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो वेगनर ने जो पुट फोर्थ किया था उसमें रियलाइज किया गया कि हाँ, तो ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब कि सी बिकॉज मैग्मा निकल रहा है, तो ये जो प्लेट है ये मूव कर रही है, इवन ओशन भी मूव कर रहे हैं। मतलब ओशन के नीचे जो प्लेट है वो प्लेट चूंकि पतली है, देखो ऐसे है, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये जो है ये कॉन्टिनेंट, ये इतने ऊपर से इतने कॉन्टिनेंट है, ये समुद्र मान लो है, ये समुद्र है। अब यहाँ पर भी माउंटेन बहुत सारे हैं, ये माउंटेन ले लो, ये माउंटेन ले लो, ये पठार ले लो, ये यहाँ पे ट्रेंच ले लो गहरी नीचे, जो फिलीपींस के पास में है मरियाना ट्रेंच। और फिर यहाँ पर अगर ले लो आप तो माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर ये इंडिया है, मान लो थोड़ा इंडिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या है कि चूंकि ये वाली प्लेट यहाँ पर कमजोर थी, ये वाली प्लेट यहाँ पे कमजोर थी, ये वाली प्लेट, इसीलिए मैग्मा निकला यहाँ से। तो ये आधी पूरी प्लेट इधर मूव कर रही है, ये वाली प्लेट इधर मूव कर रही है, मतलब कि ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा, ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा था ये वाला, ये पूरा मूव कर रहा है। चाहे वो पतली सी ये ओशियानिक वाली प्लेट हो और ये बड़ी वाली ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, ये साथ में ही मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए ये यहाँ बताया गया है कि as mentioned above, the post-drift studies provided considerable information that was not available
बिगिनर के टाइम पर जो अवेलेबल नहीं थी उसकी बात कर रहा है। पर्टिकुलरली मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, मैपिंग, चूंकि मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, ओशन की जो फ्लोर है, जो जमीन है, उस वो अवेलेबल नहीं था बिगिनर के टाइम पे, इसीलिए वो इतना दे नहीं पाए। हालांकि बहुत हद तक वो सही थे बिगिनर। पैलियो मैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स की जो स्टडी हुई पैलियो मैग्नेटिक की, जो मिड ओशियानिक जो रिज है उसके इधर की रॉक और उधर की रॉक, अगर आप ये मैप में देखो तो जो रॉक यहाँ पर है इससे इतनी दूरी पर, इधर भी अगर आप देखो तो उनका टाइम पीरियड सेम सेम है। अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखो, ये वाली रॉक और ये वाली रॉक अगर दूरी सेम सेम है तो ये लोग, इनका कॉम्पोजिशन, इनकी रचना एक ही प्रकार की है, मतलब एक ही तरीके के दिखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये मैग्मा निकला होगा बहुत समय पहले, अब ये फ्लोर में इधर से मूव कर रहा है, तो ये पूरी प्लेट मूव कर रही है। एक टाइम पर आएगा कि ये यूएसए जो है वो चाइना में मिल जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं, मिल जाएगा या शायद स्लो पड़ जाएगा। हालांकि आज के टाइम पर जो ओशन फ्लोर जो है वो थोड़ा धीमा पड़ चुका है। ओशन फ्लोर जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये धीमी पड़ चुकी है, इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ चुकी है, ऐसा साइंटिफिक कैलकुलेशंस आती रहती हैं। और ये रियलाइज किया गया कि ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस वोल्केनिक इरप्शंस कॉमन, कि अटलांटिक ओशन में काफ़ी कॉमन है, इसीलिए वोल्केनोस चूँकि पानी के अंदर आते हैं तो इसीलिए आ नहीं पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। और आपको पता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लोग। रॉक इक्विडिस्टेंस ऑन अदर साइड ऑफ द फ्लोर मिड ओशियनिक रिजेस शो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज। जैसा मैंने आपको बता दिया, रॉक्स क्लोजर टू मिड ओशियनिक रिजेस आर नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर यंगेस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि जो मैग्मा निकल रहा है तो वो नया ही होगा। ओशियानिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है, अब जो हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हमारे हैं वो 320 करोड़ साल पुराने हैं, और जो हमारे ओशंस हैं वो मात्र 20 करोड़ साल पुराने हैं, जैसा कि लिखा रखा आपको है। ओशंस जो हैं इतने साल पुराने हैं, और कॉन्टिनेंट्स जो हमारे हैं, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब आप देखते होंगे, ये 320 करोड़ साल पुराने हैं। धरती की उम्र कितनी है? 460 करोड़ साल पहले ये धरती आई थी वजूद में। ठीक है, इस तरीके से एक सेडिमेंट आप कह दो कि फिर ये इसका मतलब है कि ये भी कभी हाँ बदले होंगे। हाँ तो बदले हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि बहुत साल तक लगभग ये आज से 150 करोड़ साल तक तो यहाँ पे बम्बार्डमेंट होता रहा मेटियोर्स का, तो इसीलिए रॉक्स जो है ये बदलती हैं, ऊपर से बम्बार्डमेंट खूब हुआ इसीलिए। तो ये मैं आपको बताऊंगा, एक लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें बताऊंगा। हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, इसीलिए कवर नहीं किया मैंने। तो शुरू करते हैं इसमें दोबारा से। तो साइंटिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कि ओशन फ्लोर जो है वो उतने ही पुराने होंगे जितने कि कॉन्टिनेंट्स, पहला मानना था। बट ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई तो उसने बता दिया नहीं कि ओशन फ्लोर्स केवल 20 करोड़ साल पुराने हैं। डीप ट्रेंचेस जो हैं, अर्थक्वेक्स, वहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि जब वो ओशन फ्लोर जो नीचे घुसती है, जैसे ऐसे मान लो है कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियानिक प्लेट है, तो यहाँ से मान लो मैग्मा निकल रहा है ऐसे ऐसे, तो ये धक्का देती है, इसको भी धक्का देती है। बट ये कई बार ये जो बहुत वजन होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो धक्का दे पाती है। अगर मान लो ये 20 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसको धक्का दे पाती है, बट इसको धक्का थोड़ा दे पाती है, और ये वाली इसके अंदर घुस जाती है। प्लेट्स होता ना कई बार कि आप मान लो भैंसे को धक्का दो, एक इंसान है भैंसे को धक्का दे रहा है, तो भैंसे को धक्का दोगे थोड़ा भैंसा हिल जाएगा, बड़ा ताकत लगा रहे हो, बट साथ साथ में आप भी कहीं ना कहीं आपके पैर फिसलने लगेंगे और आप पीछे तरफ मुड़ जाओगे और गिर जाओगे आप। तो ऐसे कुछ यहाँ पर हो रहा है कि ये ओशियानिक क्रस्ट थोड़ा धक्का दे पा रही है इसको है, और अपने आप भी नीचे बेंड होते आती है, और फिर से मेंटल में जा करके घुल जा रही हैं, और फिर से ये लावा बन जा करके फिर से ये जो है
करंट ही फॉर्म कर रही हैं, दोबारा से लावा बन के दोबारा से नई बन के आ रही हैं। मतलब वही रॉक जो पुरानी थी वो दोबारा से बन के उभर आ रही। लेकिन ये करोड़ों सालों में दोस्तों होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 1000 साल में होता है, करोड़ों साल लगते हैं इसको, है बहुत स्लो स्केल पे हो रहा है। जो भारत की जो आप हिमालय माउंटेन देख रहे हो, ये भी बड़ा हो रहा है। हर साल ये 2-3 सेंटीमीटर ये बढ़ता ही बढ़ता है। और आज से हजारों लाखों साल बाद ये माउंटेन जो एवरेस्ट है ये बहुत ऊपर उठ चुका होगा। और शायद ये जो नॉर्थ इंडिया, यूपी, उत्तर प्रदेश होगा, ये होगा ही नहीं, ये शायद ऊपर होगा, बहुत ऊंचाई पर होगा। ये शिमला बहुत ऊपर होगा इस तरीके से, ठीक है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर, हैरी हेस जो थे 1961 में इन्होंने प्रपोज किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। जो हमारा सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये जो बताई गई यहाँ पे थी, इसको हैरी हेस ने प्रपोज किया था। कन्वेक्शन करंट को किसने किया था? आर्थर होम्स ने, ठीक है। ये देखो, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये मैग्मा निकल रहा है यहाँ से, ऐसे ये मैग्मा निकल रहा है तो ये उधर मुड़ रही है। और ये देखो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये वाली, और थोड़ा सा ये मूव कर रहा है, बट ये खुद नीचे जा रहा है देखो, ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट पूरी है यहाँ पे, ये पहाड़ से है ऐसे, ये थोड़ा मूव तो इसको भी कर रहा है। अगर ये 50 किलोमीटर से मान लो मूव कर रहा था, तो ये फिर बाद में थोड़ा सा धक्का इसको लगा तो 5 किलोमीटर तक ये भी मुड़ेगा हल्के हल्के से। ये मैं केवल हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ये फिर चला जाएगा नीचे और दोबारा से आकर के दोबारा से यहाँ पे दोबारा से फिर ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल सा बनाएगा ऐसे पूरा सर्कल सा बनाएगा। और ये जो ओल्ड क्रस्ट थी ये दोबारा होकर के नई आ जाएगी, बट इसमें 10-20 से 20 करोड़ साल लगेंगे। तो अभी इंसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत पुरानी अच्छा, जब पेंजिया टूट रहा था ना, तो कहो कि इसको किसी ने देखा है? तो हाँ देखा है। जो डायनासोर्स थे उन्होंने इस पेंजिया को ब्रेक होते हुए देखा है, मतलब वो इस बात के गवाह थे कि हाँ उनकी जनरेशन्स ने ये चीज़ें देखी हैं कि एक टाइम पर तो वो एक पेंजिया पे जी रहे थे, फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गए कुछ न कुछ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें हैं। फिर क्या हुआ कि 1967 में मैकेंजी और पार्कर और मॉर्गन, 3 लोग, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ये तीनों मिलकर के इन्होंने थ्योरी दी, कंप्लीट थ्योरी, जिसमें कि कन्वेक्शन करंट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और वेगनर की थ्योरी, इन सब को मिला करके इन्होंने क्या एक प्रपोज किया है, कंप्लीट थ्योरी दी, जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये 1967 में इन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी और आज तक इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो आप, ये पहले ये कॉन्टिनेंट, अगर इसके पहले और देखो तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, 300, 350, 400 करोड़ साल के आसपास ये जुड़े हुए थे। फिर टूटना शुरू 42 करोड़ साल पहले ऐसा, 12 करोड़ साल पहले ऐसा, और आज प्रेजेंट में ऐसा, 54 करोड़ साल पहले ऐसा, 42 करोड़ साल पहले ऐसा, 30 करोड़ साल पहले ऐसा, 12 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ, और फिर आज के टाइम पर अगर देखो प्रेजेंट फॉर्म में तो ऐसा है। और आप देखो इंडिया ये यहाँ पे है, पहले इंडिया कहाँ पे था? इंडिया पहले सदर्न हेमिस्फीयर में था, मतलब 12 करोड़ साल पहले इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में था। तो ये मैप आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, एग्जाम में पूछ सकते इसको है। तो इसको बोला गया प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक क्या है? ये टेक्टोनिक प्लेट क्या है? लिथोस्फेरिक प्लेट है, जैसा कि बता रहा है, सिर्फ क्रस्ट और प्लस अपर मेंटल, ये पूरी प्लेट मूव कर रही है। बिकॉज ये जो अपर मेंटल है, जैसा मैंने आपको दोबारा बताऊंगा, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, कि अगर मैं धरती का एक स्लैब लूँ ऐसे, ये धरती मान लो है, तो अगर मैं इसको ऐसे 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 कोर
ये मेंटल, ये एस्थेनोस्फेयर यहाँ पे है, और एस्थेनोस के पैर के ऊपर अपर मेंटल है, मतलब क्रस्ट है, फिर अपर मेंटल है जो कि सॉलिड में है, जो कि सॉलिड है, फिर है एस्थेनोस्फेयर, और फिर है लोअर मेंटल, और फिर है आउटर कोर, इनर कोर। तो अगर आप देखो तो ये बनाता है कोर, और ये बनाता है मेंटल, और ये क्रस्ट तो ऊपर है ये। तो अब ये क्रस्ट और ये एस्थेनोस्फेयर क्या है, ये हनी टाइप का, शहद टाइप का, अगर आप मान सकते हो तो मान लो शहद टाइप का है। और क्रस्ट और अपर मेंटल ये बनाते हैं लिथोस्फेयर, है ना। क्या क्रस्ट सिर्फ हमारा कॉन्टिनेंट जी नहीं, क्रस्ट में क्या क्या आता है। क्रस्ट अगर ऐसा मान लो है तो ये लैंड है इसकी, और ये ओशन में क्रस्ट बहुत कम है, मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर एवरेज में ले लो, अगर मतलब कम से कम ले लो 5 से 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है। फिर उसके ऊपर नीचे अपर मेंटल है। तो अपर मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, ओशन में पतला है और कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा कहाँ पे है क्रस्ट, माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे 8 किलोमीटर ऊपर तो यही है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यही बात है कि समझाई गई इसमें कि कुछ प्लेट्स बड़ी बड़ी हैं। बाद में प्लेट के बारे में बताया गया है कि पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में जैसे यूरोप और रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट ये सब आते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये प्लेट आती है। पैसिफिक प्लेट में लगभग 95% ये प्लेट जो है वो ओशियानिक है। कुछ पार्ट इसका जो है वो लैंड वाला भी, जैसे हवाईयन आइलैंड है, या फिर आप कुछ और मान सकते हो इस तरीके से आप। तो ये चीज़ें इसमें है, ठीक है। 7 प्लेट जो है वो मेजर प्लेट है, बड़ी बड़ी प्लेट है। एक तो 2 अमेरिका की प्लेट हो गई, एक यूरेशिया की हो गई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हो गई, और पैसिफिक की हो गई, अंटार्कटिका की हो गई। तो ऐसी प्लेट है। बाद में कुछ स्मॉलर प्लेट भी है, कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट। कोकोस प्लेट किसके बीच बीच में है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। नाज़का प्लेट साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में है। अरेबियन प्लेट सऊदी अरबिया की जो लैंड मास है, सऊदी अरबिया का एक अलग से प्लेट है, छोटा सा प्लेट। ये देखो यहाँ पे, ये सऊदी अरेबियन प्लेट है। ये कोकोस प्लेट है यहाँ पे। ये नाज़का प्लेट है। नाज़का प्लेट नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका में नाज़का प्लेट नहीं है, या ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। जुआन डिफू का प्लेट छोटी सी प्लेट है जो कि अमेरिका के पास में है, साउथ अमेरिका के पास में है, ठीक है। जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट थे पास्ट में, तो जुआन डिफू का आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। कैरोलाइन प्लेट है ये फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में है। फिर फूजी प्लेट है, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास में है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे, दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इन अर्थ, कि जब से धरती बनी है तब से ही ये प्लेट मूव कर रही है। प्लेट मूव क्यों कर रही है, अगेन मैंने बताया आपको कि अंदर चूंकि रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। डिके क्यों हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंशिएशन अभी भी काम चल रहा है। धरती अपना काम बंद नहीं कर रही है। आप भले पढ़ाई करना बंद कर दो, बट धरती कॉन्टिन्यूसली 450 करोड़ साल से अभी भी डेंसिटी डिफरेंशिएशन में काम कर रही है, और काम करती ही रहेगी ये, ठीक है। डेंसिटी डिफरेंशिएशन चल रहा है अभी भी वहाँ पे, ठीक। कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर रहा है, जैसा कि वैगनर ने बताया था। कॉन्टिनेंट्स ही सिर्फ मूव नहीं कर रहा है, कॉन्टिनेंट्स प्लस ओशंस से मिल करके, और उसके नीचे एक और प्लेट है अपर मेंटल की, इसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट ये मूव कर रही है, ठीक है, जी यहाँ बताया गया। फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन सी होती है, जैसे कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपने देखा था, अटलांटिक ओशन में, कि ये जब अटलांटिक ओशन यहाँ पे बीच में है, तो ये प्लेट जा रही इधर है, तो डाइवर्ज हो रही, मतलब कि ये मैग्मा ऊपर निकल रहा है, यहाँ से यहाँ मैग्मा निकल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये डाइवर्ज हो रही प्लेट है, तो इनको बोलें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बट कई बार होता क्या है कि जैसे ये
बट जो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट यहाँ पे है अमेरिका वाला, यूएसए, तो ये प्लेट आ करके नीचे धस जाएगी, धक्का थोड़ा सा उसको मिलेगा यहाँ पे, बट ये नीचे ट्रेंच में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी है, कन्वर्ज, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है मतलब कन्वर्जेंट बाउंड्री, और यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है बीच में, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और यहाँ पर हरे पेन से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो आप समझ सकते हो दोनों बाउंड्रीज क्लियर हो गई हैं। अब प्लेट्स बहुत सारी होती हैं, ओशी कुछ, अब ये क्या है, ये तो कॉन्टिनेंट था यहाँ पे और ये था ओशियन, तो यहाँ पे ओशियन और कॉन्टिनेंट का टकराव हुआ, तो इसीलिए ओशियन और कॉन्टिनेंट का टकराव हुआ। कई बार दो प्लेट्स ओशियनिक प्लेट्स होती हैं, है ना, बहुत सारी प्लेट्स ऐसी होती हैं जो ओशियनिक प्लेट्स होती हैं, बहुत सारी प्लेट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, जैसे कि इंडिया की प्लेट और यूरेशिया की प्लेट टकरा रही जो है, तो जब बनती है तो उसमें माउंटेन्स बनते हैं, है ना। तो जैसे भारत में माउंटेन अगर देखा जाए बन रहे हैं, तो भारत जब मूव कर रहा है तो भारत टकरा रहा है और चीन टकरा रहा है, जियोस, तो यही हो रहा है कि टकरा रहा है तो माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन मतलब कि धरती की चट्टान है वो, कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं, टकराने पर क्या होगा कि ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर, क्योंकि टकरा रहे हैं आपस में, ये प्लेट्स टकरा रही हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। तो लगभग आज चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो इंडिया की प्लेट में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, और द सबडक्शन जोन along the Himalayas forms the northern plate boundary in the continent। यह कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, मतलब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में टकरा रहे हैं, ठीक। इन द ईस्ट इट एक्सटेंड टू रखिनयुमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार। ईस्ट में रखिनयुमा माउंटेन है, आइलैंड्स टूवर्ड्स लॉन्ग जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच में टकरा रही है यहाँ पे, और ईस्टर्न मार्जिन इज स्प्रेडिंग साइड लाइन टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर। तो ये ऐसे ही प्लेट टकरा रही है, और किरथर माउंटेन रेंज जो है पाकिस्तान में, उधर भी टकरा रही है, क्योंकि ये प्लेट जो ऐसी है, ये किरथर माउंटेन, इसीलिए आपने देखा होगा अफगानिस्तान के एरिया, पाकिस्तान के एरिया में कई सारे भूकंप आते हैं, क्योंकि प्लेट टकरा रही है, भारत की जो प्लेट है वो घुस रही है उसके अंदर। इट फर्दर एक्सटेंड्स अलॉन्ग मकरान कोस्ट, मकरान कोस्ट तक वो जा रही है एक तरीके से। तो यही सब इसमें है, पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है, समझा दिया मैंने आपको एक एक चीज़। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।